बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाही। बजट 2021-2022 पास हो चुका है। बजट के दौरान आपने देखा कि तमाम सियासी पार्टियों ने और अपोजिशन ने जिस किस्म के बुलंद बाग दावे किए। हुकूमत का मानना था कि ये बजट तारीखी बजट है और अवाम के तमाम मसाइल का हल यही बजट है, और इस हुकूमत के दौर में वो कारनामे सारे अंजाम हुए हैं जो पिछली हुकूमतें नहीं कर सकें। लेकिन अपोजिशन का दावा यह था कि IMF का ये बजट है और ये सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है और इसमें अवाम के लिए कुछ नहीं है। आपने देखा कि शुरू दिन जब ये बजट पढ़ा जा रहा था तो अपोजिशन की तरफ से वो लड़ाई हुई और एक दूसरा किताबें फेंकी गई, बल्कि कई दफ़ा हम उसको दोहरा भी चुके हैं कि उसमें अल्लाह का नाम भी लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाह भी लिखी हुई थी, लेकिन किसी ने बजट पढ़ने दिया ही नहीं। यानी बजट पढ़ा जाए तो तभी पता चले कि इसमें कुछ है या नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने असम्बलियों में ये बाकायदा एक दींगा मुश्ती देखी जो किसी तरह भी महसूस काबिल तारीफ नहीं है। फिर मियाँ शहबाज जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी तकरीर के दौरान जो हुकूमती पार्टियाँ उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बस आखिरकार आपने देखा कि फिर हुकूमत और अपोजिशन ने मिल के एक वैसा फैसला किया और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो बीमार भी थे उन्होंने तकरीबन 4.5 घंटे तकरीर की। और मैं अक्सर कहता हूँ ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की ये तकरीर थी। उसमें हुकूमत के जो लते लिए गए, जो सिलेक्टेड इलेक्टेड नखट्टू जो भी कह सकते थे कहा, लेकिन बजट के मतलब शायद कोई बात उसमें नहीं थी कि क्या प्रपोजल है, क्या शेडो कैबिनेट हमने बनाई हुई है, ये हमारी कट मोशन हैं। इस पर आवाम सुनने के लिए बेताब ही रहे कि बजट जो आपने पढ़ा है उसमें कौन कौन सी गलती है, और अगर आप बजट पढ़ा है तो उसमें आप कौन कौन सी सलाह दे सकते हैं, क्या क्या आप उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। लेकिन आपने देखा आखिरकार उस दिन के बाद फिर ऐवान में सन्नाटा छाया रहा और फिर कई दफ़ा तो कोरम की निशानदेही जानबूझ के नहीं की गई कि अपोजिशन के वहाँ मेंबर ही नहीं होते थे, और हुकूमती पार्टी का भी यही हाल था। फिर आपने देखा कि कल यानी जब बजट पास होना था तो एक हैरत अंगेज यानी मंजर देखा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं और अपोजिशन लीडर यानी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ वहाँ है ही नहीं, जिसका इजहार उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गुस्से से किया कि कहने को तो हम उस वक्त बड़ा अवाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके सामने कहते हैं कि इस बजट को हम पास नहीं होने देंगे, ये अवाम दुश्मन है। लेकिन जब बारी आई तो वक्त क़याम कर लिया। और अब फिर यह जब बजट पास होने के बाद आज हमने जिस पर बात करनी है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर जो बजट के बाद एक सेरेमोनियल तौर पर की जाती है और वो शुक्रिया अदा किया जाता है अपने टीम का, अपने कारनामे गनवाए जाते हैं, आइंदा का अलाइमुल बताया जाता है। तो वो भी आज लोगों ने सुना और उन्होंने जो ख़ास तौर पर आज बात की जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि आज उन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली, पहले तो इनडायरेक्टली था कि अपोजिशन के साथ हम बात करने को तैयार हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उस पर हम बात करने को तैयार हैं। आज वज़ीर ने खुद भी कहा कि आइए हम बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म करते हैं। उन्होंने कई हवाले दिए कि पूरी दुनिया में जो एम्पायर होता है वो गैर जानबदार होना चाहिए। पाकिस्तान में 70 के बाद कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं जिस पर उंगलियां नहीं उठाएगी, और यही कहा गया कि धांधली हुई। और धांधली को ख़त्म करने के लिए एक तरीका बाकी रह जाता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जो दुनिया में राइज है और कहीं कहीं उसमें फलास भी हैं। लेकिन यह है कि अपोजिशन का मुतालबा ये था, ख़ासतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है वो कहती थी कि तरीका तो ठीक है लेकिन जब हम आएंगे तो करेंगे। इस पर बात करेंगे। दूसरा, पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को डू मोर के बजाय नो मोर कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अब अमेरिका को हम इस मुल्क में जब उनके साथ हम वैसे डरे डरे उनकी मदद करते रहे हैं तो 70,000 लोगों को हमने अपने आदमियों को गंवा लिया, उनको शहीद करवा लिया। अमेरिका ने हमारा कौन सा साथ दिया, और यहाँ बैठ के ड्रोन हमले हम पर ही होते रहे। जब मैं ये कहता था कि अफ़गान मुजाहिदीन जो है वो हमारे साथ इस तरह नहीं हमारे दुश्मन, लेकिन चूंकि हम जंग में कूद चुके थे उसका रिजल्ट जो पाकिस्तानी कौम ने देखा वो यही था। मसला ये उन्होंने ये भी कहा कि जब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के पर हमला किया गया, उसे हलाक किया गया, तो क्या ऐसी सहूलत हमें भी अमेरिका में मिल सकती है, या बरतानी जो 30 साल से हमारे कई ऐसे मुल्क तोड़ने के जो लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं, सलाह मशवरा करते हैं, साजिशें करते हैं, मुल्क के लिए कोई यानी दूसरे मुल्कों की मदद करते हैं, क्या हम वहाँ ड्रोन हमला करें। इस तरह की बातें वो होती रही। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज फिर काफ़ी वहाँ उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर हमारा पैनल आज बात करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, सीनियर रुकन हैं
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और हमारे साथ मुनव्वर अंजम साहब हैं, ये मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल पार्टी के, और ज़ेबा नाज साहबा कैंडिडेट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लाहौर में आज एमएन है, और ये विमेन विंग की प्रेसिडेंट है। वेलकम टू द शो। तो हम ज़रा ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मरियम। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम बात कर रहे थे बजट 2021-2022, जिसके मुतल्लिक हुकूमत का दावा यह है कि इससे पहले ऐसा बजट कभी पेश नहीं किया है। ये तमाम मुल्क की बीमारियों का यही इलाज है, और अपोजिशन कहती है कि ये किसी काम का बजट नहीं है। इस पर हमारा पैनल बात करेगा। जी राना साहब, कैसा बजट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, बजट जब आता है तो कौम उम्मीद की किरण लेके बैठते हैं कि हमें शायद अब ही कोई रिलीफ मिल जाए। और जो वो मैंने देखा है, कर्नल तरीन साहब का बेटा हुआ करता था, वो बजट पढ़ रहा था, 6 माह की उसको नौकरी मिली है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, शौकत तरीन, और वो कह रहा था कि 2.5 करोड़ इनकम पर या बिजनेस पर नॉन फाइलर को हम गिरफ्तार करेंगे, कर सकते हैं, और 10 करोड़ जो बिजनेसमैन है जो फाइलर होगा उसको गिरफ्तार करेंगे। और फिर फरमान देते हैं कि हमने 610 अरब रुपए मजीद पेट्रोलियम मसनूआत पर इकट्ठा करना है। और मैं समझता हूं कि अगर ये बात है और 6 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए डीजल करने की समरी अप्रूव हो चुकी है, तो मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं, गवर्नमेंट हमारी हो, पीटीआई की हो, पीओ पार्टी की हो, काफली की हो, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है आवाम को रिलीफ देना। और मैं समझता हूं कि आज अपोजिशन ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इमरान नियाज़ी को मौका दिया है कि कोई उसकी हसरत ना रह जाए कि मैं खुतबा दिया करता था कंटेनर पर, तो मैं इस असेंबली हाल में जिधर मुझे नौकरी मिली यहां मुझे मौका नहीं मिला था, आज तकरीर करने का मौका मिल गया। फिर रियासत मदीना का नाम लिया गया। तो मैं करना चाहता हूं कि रियासत मदीना का नाम लें, लेकिन रियासत मदीना की दी हुई शरीयत पर जो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सरदार दो जहान का फरमान है कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी कोई जुर्म करेगी तो उसकी सजा भी वही होगी जो आम इंसान की होगी। और वहां पर जब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बनते हैं खलीफा, तो जब उनको कहा गया कि आप बिजनेस आपने नहीं करना, आपको बैतुल माल से सैलरी मिलेगी, और जब उनको कहा गया अच्छा, ये बात आपकी तरफ डायरेक्ट ही चली गई है कि उन्होंने जो कहा था, तो आप शुगर मिलें कैसे लगाते हैं, स्टील मिलें कैसे लगाते हैं? नहीं, शुगर मिलें कोई नहीं लगा सकता, किसी को नहीं लगानी चाहिए। हाँ, इसलिए मैं करना चाहता हूं कि जो रियासत मदीना का नाम लो, अगर हम ले तो हम भी पाबंद हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। और हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया कि अगर मेरी
उस तनख्वाह में जो एक मजदूर की होगी वही तनख्वाह मेरी होगी। अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो फिर मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। लेकिन यहां पर न्यायी साहब ने क्या कर, नहीं 20,000 में जिसके 8 बच्चे हैं वो मजदूर तनख्वाह लेगा, लेकिन मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, मेरा 8 लाख में गुजारा नहीं होता। अब 24 बजट में क्या आपको नजर आया कि बजट असल में ये आवाम सुनना चाहती है कि उस वक्त भी 4-4 घंटे जो तकरीर मियां शहबाज शरीफ साहब ने की है, स्वाय ब्लेम गेम की, ये बताया नहीं कि बजट में कौन सी बुरी चीज आ गई है। ब्लेम गेम देखना, जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने बात की या जो बिलावल साहब ने बात की या जो दूसरे बता दोनों ने सके नहीं बताया है। इशू ये है कि जब वो हेल्थ कार्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है हेल्थ तमाम मेडिसिन प्रोवाइड करना, और यहां पर तो कैंसर के मरीजों को मेडिसिन नहीं मिल रही। और जो पंजाब के अंदर हमने हेल्थ काउंसिल बनाई थी उनके फंड रोक दिए गए, और फिर जिम्मेदार को जो डीएपी हमारे दौर में 2500 रुपए कार्ड कैसे काम करेगा जरा बता दीजिए। मैं समझता हूं कि कार्ड मुझे खुद नहीं समझ आती। नहीं, वो ये कहते हैं कि कार्ड के बंदे के पास अगर 10 लाख तक उसकी लिमिट है तो वो किसी सूबे में किसी शहर में जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी देर इलाज करा लीजिए, अच्छी बात है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि वो कार्ड 1000 घर या 1000 अफराद में से कितने लोगों के पास है? सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। और मिल जाएगा तो मैं उनको सल्यूट भी मारूंगा, और जब लोग फैसिलिटेट होंगे तो लोग दवाएं भी देंगे। लेकिन ये आपके सरसद हॉस्पिटल लाहौर में, आपके म्याओ हॉस्पिटल में मेडिसिन जो है वो इमरजेंसी में भी मेडिसिन पूरी नहीं दी जा रही, और चिट देते हैं मरीज को कि ये इंजेक्शन ये मेडिसिन बाहर से ले आए। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो हेल्थ और एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करे। तो असेंबली है ना, असेंबली का असल फोरम आपने तकरीर के बाद तो छोड़ ही दिया, नहीं लीडर गए ही नहीं। क्या बात? नहीं देखना, मेरा ख्याल है कि ये बात क्यों नहीं गए? अल्लाह ना करे, सवाल सारे चैनल कर रहे हैं जी। आप लिख लें कि उनका जो वालिद था ना, उनके वालिद के भाई का बेटा फौत हुआ, जो मेरा ख्याल उनका ताए का बेटा था, तारक शफी साहब फौत हो गए, और कल उनका रस्म कुल था। 4 बजे स्टार्ट हुए और इत्तेफाक मस्जिद में थे, जो 6:15 बजे वो दवा हुई, और जब परसों मियां साहब इस्लामाबाद जा रहे थे, गालबन पहुंच गए थे, तो जब वो फौत हुए तो वो वापस आते हैं। और अब इससे बड़ा को मजाक करे तो मैं कहता हूं कि मजाक नहीं करना आज चाहिए। भी नहीं गए ना। नहीं, आज क्या होना था, बिल तो बजट तो कल का लेकिन आज आपने देखा बिलावल मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर आज़म की तकरीर भी थी। इकबाल शाह साहब, मैंने गुजारिश की कि कल 172 लोग उनके, हम नहीं कहते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कुल हो गए। अच्छी बात है, उन्होंने बात की है, लेकिन काश वो क्योंकि जिंदगी मौत का अख्तियार तो अल्लाह ताला की जात पर है, और तारक शफी साहब ना फौत होते तो वो तो इस्लामाबाद से वापस आए हैं और बजट इजलास के लिए गए थे। इसलिए मर्ज करना 14 मेंबर आपके कहाँ गए? वो 14 मेंबर भी इमरान न्याजी की दावत थी, जो उसने जो सकूते कश्मीर किया और सकूते अफगानिस्तान किया, तो उसकी दावत थी कि मैं ये जो मोदी का जो 370 आर्टिकल और 35A का जो खात्मा है उसकी तकरीब करूंगा। तो हमारे अरकान ने कहा कि हम तुम्हें नहीं करने देंगे, और जो न्याजी ने दावतनामा भेजा था अपनी नैब के जरिए, तो वो शाहिद खाकान अब्बासी नैब गए हुए थे। और मैं समझता हूं कि ये बातें करके इमरान न्याजी अवाम को धोखा नहीं दे सकते। अवाम को रिलीफ चाहिए, गवर्नमेंट किसी की भी हो। अब भी कोई उम्मीद आपको बाकी है कि जो पहले पीडीएम थी वो तो आपके के सामने आप ही छोड़ गए, अब ये जो अपोजिशन लीडर, आप मैं सुन रहा था नबील जो कबूल है कि हम अब मजबूस हो चुके हैं, अब हम नेशनल असम्बली में भी वो जो किरदार है लीडर ऑफ द अपोजिशन का वाला है वो इन्होंने नहीं अदा किया, हम अपना भी बंदा ला सकते हैं। तो अब भी कोई बात बनी रहेगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बताना तो चाहिए था, टेलीफोन भी नहीं किया। उन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा कि जी कोई हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है और आपके बंदे भी नहीं है, तो हम यहाँ शोर मचाते रहे, लड़ाइयाँ करते रहे। बहुत शुक्रिया बादशाह साहब। बात यह है कि आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा असूलों की सियासत की है, और उसी असूलों के तहत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपोजिशन लीडर का भी पैगाम मिला कि आप बन जाएं, लेकिन हमने कहा नहीं कि अपोजिशन लीडर जो है, जो असेंबली कौमी असेंबली की सबसे बड़ी जमात है, उसी को बनना चाहिए, और हमने मियां शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया और वो अपना अपोजिशन लीडर बने। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि मैसेजेस होते हैं, और ये बात ठीक है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को कौमी असेंबली में मौजूद होना चाहिए था, और ये बात भी ठीक है
कि उनके जो है कज़न उनकी वफात हुई और वो वहाँ पे कुलो में थे, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं थी। अपोजिशन लीडर के लिए तो स्पेशल जहाज भी चले जाते और आ जाते, वो आ सकते थे, उनको आज मौजूद होना चाहिए था। बिलावल साहब मौजूद थे, कॉन्फ्रेंस में ले लेते, उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हम क्योंकि इस आइन के कस्टोडियन हैं और हम समझते हैं कि हम आइन की हिफाजत करने में लोग हैं, और हमने आपने देखा कि कौमी असम्बली में हमारे आप लोगों के साथ मज़ामत, अगर हुकूमत खराब ही है, नहीं डिलीवर कर रही, तो अपोजिशन में किरदार तो अदा नहीं कर रही। देखिए बात यह है कि ये बात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, और ये इसमें भी कोई शक नहीं कि जो बजट है वो IMF बजट है। मैं इसको IMF सर उसमें क्या नहीं है, उसमें क्या नहीं है, पहली बात ये है, ये सुनना चाहते हैं जी, दिन हो गए वहाँ उसमें क्या नहीं है। पहली बात ये है कि जो सैलरीज हैं हमारे दौर में जो है 150% बढ़ी थी। 3 साल के बाद उन्होंने गवर्नमेंट मुलाजमन की सैलरी जो 10% बढ़ाई है। उन्होंने मजदूर की तरह जो है 20,000 की है, हमने सिंध में 25,000 की है, हालांकि हम एक सूबा है, ये मरकज के लोग हैं। अभी ये रियासत मदीना की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जी हमने, तो बात तो बिल्कुल राणा साहब वाली बिल्कुल ठीक है कि मेन इकानमी को उन्होंने कहा कि गंदम का जो तमाशा लगा हुआ है 40 लाख टन गंदम, उन्होंने कहा कम रेट पर, बाहर के मुल्कों में गंदम सस्ती है हमसे, वो लेके आ रहे हैं, जखीरा दोज नहीं पकड़े जा रहे, अदालतों से छूट जाते हैं, तो डैमों के लिए रकम रखी है, सर्कुलर डेट कम किया है, और उन्होंने कहा जी हमारा 29 अरब रुपया जो है वो फॉरेन रेमिटेंसीज आ रही हैं। ये जो बातें तो इसका बताओ, ये बताएं इसका क्या कमाल, इनका कमाल है। 29 बिलियन डॉलर की अगर रेमिटेंस आई है तो उनको शुक्रिया अदा करे, जिनके रिश्तेदार बाहर के मुल्कों में बैठे हुए अपने रिश्तेदारों को मर्तबे नहीं दे सकते थे कोरोना में, जिनकी जॉब लैप्स हो गए, जिन लोगों के पास रोटी खाने को नहीं थी, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन ओवरसीज पाकिस्तानी का, कि जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों करब का ख्याल करते हुए पैसा भेजा और पैसा जो है वो रेमिटेंस की सूरत में आया। पीपल्स पार्टी के दौर में रेमिटेंस जो थी 13-14 बिलियन डॉलर थी, और वो रेमिटेंस उसमें ना तो कोरोना था ना उसमें कोई बात नहीं। उसकी रेशो अगर आप इनकी रेशो के साथ करें कि ये दो, इस कोरोना में इनकी रेशो अगर कैलकुलेट किया जाए तो कोई इतना कमाल नहीं। अगली बात इंपोर्ट आपने बंद कर दिया। आपके साथ ऐसा ही हुआ जिस तरह आपने किया था कि आपने PDM की जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, और फिर आप PDM से निकल गए, तो फिर असेंबली में आपके साथ हुआ, हमने निकले, ये खत्म हो गया काम। हम नहीं निकले, हम समझते हैं PDM बनाने वाले हम थे, हमें जो है उन्होंने मजबूर किया। लेकिन आपने देखा है कि जितने फैसले हमने किए, जितनी बातें हमने सेनेट का फैसला किया, PDM को मानना पड़ा। हमने कहा इस्तीफे नहीं देने चाहिए, उन्होंने मानना पड़ा। अब ये है कि हम PDM को आज भी कहते हैं कि PDM एक अच्छा फोरम है, लेकिन हम सरकार चौधरी परवेज राय को मिल रहे हैं, और नबील कबूल ने कहा है कि हमने तो फाइनल भी कर लिया था वज़ीर आला, आप उनको लेते ही नहीं उस पर कॉन्फिडेंस में, तो फिर वो आपको क्यों ले? बात यह है, सियासत में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जरदारी साहब की आपको पता है बीमारी के बाद 2.5 साल बाद वो लाहौर आए थे, और ये आपको पता है चौधरी बरादरन का एक अच्छाई है कि वो गैर सगाली तौर पे वो अपने साथियों को मिलते हैं, और हमारे वो अलाई रहे। देखे हमें बनाया था, तो वो सूरत में मिलने आए तो हमने वेलकम किया। बाकी रहेगी बात के वो क्या अपना उनको क्या उन्होंने, हमने वज़ीर आज़म नामजद कर दिया था, ये बातें होती है, हम लोग हर वो काम करते हैं। अपने अलाइज को कॉन्फिडेंस में तो लोग लेते हैं, जब वहाँ आप रोते हैं जी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो यहाँ आपने लिया। पंजाब में आप घूमते हैं और आप कहते हैं हम मुस्लिम लोगों को रिप्लेस करने का मुस्तकबिल नहीं है। देखिए हमने ये नहीं कहा, हमने तो ये कहा था कि आप इस्तीफे दे, पंजाब से स्टार्ट करें, पंजाब में सबसे बड़ी जमात अपना नून है तो करे, नहीं किया। हर बंदे की पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। हम जमहूरियत को आगे ले जाना चाहते हैं, हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देना चाहते। हमने चाहते क्योंकि ऐसा इकदाम करे जिससे जो है तीसरा बंदा उसका फायदा उठाए। हम उसको उठाने नहीं देंगे। हम ये जमहूरियत के तीसरे 5 साल पहले हुआ, फिर 5 साल हम चाहते हैं कि अब ये जो इलेक्शन हो वो अगली जो है अपना वो जमहूरियत आए, ये ना कोई और जी क्या कह रहे हैं। मैं ये परवेज अलाई साहब जो हैं वो जिनको जैसे अलकाबा से इमरान खान कहते हैं उनके साथ मिल गए। अब यह है कि पंजाब में जब कोई अब सेंटर में कोई मुसीबत पड़ती है तो चौधरी साहब अपना रेट और बढ़ा लेते हैं और वो नेगोशिएशन या सौदाबाजी करते हैं, और पंजाब में उनका दाव नहीं लग रहा है इसलिए कि मुस्लिम लीग नून की वजह से अब पीपल पार्टी उनके घर पहुंच गई है। ये साजिश कोई रुकती नहीं है पंजाब में, क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शाहिद साहब, इकबाल साहब। सबसे बात पहले ये है कि ये साजिश नहीं है, ये सियासत का हुस्न है।
आप ये देखें कि जब लगे हुए हैं उसके बगैर ही आप लोगों को मिल मिला के नहीं देखें, हमारा इत्तेहाद है पीटीआई के साथ, हम कोई गुलाम नहीं है उनके, और उनकी मर्जी के बगैर हम किसी को मिल नहीं सकते, ये हमारा मुआहदा नहीं है। हमारा मुआहदा ये है कि 5 साल तक हमारा आपका मुआहदा है, हम किसी खुशी गमी में आए ना आए, हम पाबंद नहीं है, हम किसी से बात करें, मिले ना मिले, ये हम पूछ के नहीं कर सकते। हमारी इंडिपेंडेंट जमात है और चौधरी बरादरान का हमेशा ये वतीरा रहा है कि उन्होंने अपनी रवादारी के साथ अपनी जो उनके पॉलिसी है उसके मुताबिक ही हर काम करते हैं। अगर जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई है तो वो आज कोई नया चंबे की बात नहीं थी, ये तो उनके पुराने रिलेशन है। उन्होंने दौरे हुकूमत में बड़े उनके साथ एक अच्छा एक टाइम पास किया हुआ है और उसके रेफरेंस के साथ ही उनकी मुलाकात हुई है। जरदारी साहब आए थे तो परवेज अली साहब, शुजात साहब बीमार थे, तो उन्होंने सब किसके साथ हैं, क्योंकि नून लीग के साथ मिलकर उन्होंने पंजाब में जो अनअपोज सेनेटर बनवा लिए, पीपल पार्टी के साथ मिलकर वो उधर चले जाते हैं, पीटीए के साथ मिलकर इस्लामाबाद में, ये क्या कर रहे हैं वो? नहीं, वो जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं और उन जैसी बेहतरीन सियासतदान कोई भी नहीं है, क्योंकि जो परवेज अली शुजात साहब ने आज तक पाकिस्तान के लिए किया है वो किसी हुकूमत ने नहीं किया। और आज क्या किया वजह यही है, देखें उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो सेटअप बनाए थे, आपको भी पता है, हमें भी पता है, 1122 मुझे बता दे ऐसा कोई काम किसी हुकूमत ने किया जो 1122 तो कोई भी अगर होता तो हो जाता। हॉस्पिटलों के निजाम देखें, हॉस्पिटल जितने भी उन्होंने बनाए हैं उनके ऊपर तख्ती ना लगने की वजह से वो बंद थे। अभी 1986 में बगावत की थी परवेज अली साहब नून लीग के खिलाफ, और फिर यह कि फिर मिल गए। उसके बाद में जो दौर आया, मियां नवाज शरीफ साहब एग्जाइल पर चले गए तो पीछे उन्होंने फौजी को मुआहदा कर लिया और वापस आया, जरदारी साहब से कर लिया, अब पीटीए से कर लिया। ये सियासत कर रहे हैं, ये सियासतदान का हुस्न होता है और सियासत इसी नाम से पहचानी जाती है। मुझे बताएं, अभी जो मौजूदा हुकूमत है, हम उनके अलाई हैं, जो अली बाबा चाली चोरों की पूरी टीम लगी हुई है, ये कौन सी पार्टियों से आए हुए हैं? ये सारी मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए हैं। वो इमरान खान के हम हालांकि इत्तेहादी हैं, लेकिन जहां पे वो गलत है वहां पे हम आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि आप इस जगह पे गलत है, अपनी सिम्मत दुरुस्त करें। लेकिन वो अगर नहीं करते तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ता उनको। तो बजट कैसा है? बजट का मैं बजट पे बात करना चाह रही थी आपसे, आप मौजू को किसी और जगह ले गए कि बजट जो पेश हुआ है, इस मौजू पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि ये जो बजट पेश हुआ है ये गरीबों का, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये बजट गरीब का बजट है। मैं ये बजट जो असेंबलियों में जो हल्ला गुल्ला और जितना ये तमाशे बनाए गए हैं, बुक्स फेंकी गई हैं, और ये मेरी वो साल है कि पहुंची वहां की खाक जहां का खमीर था कि लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ाइयां करते हैं, किताबें फेंकते हैं और चारपाइयां लेके पंजाब असेंबलियों में बैठ जाते हैं और मुख्तलिफ तरीके से ड्रामे किए जा रहे हैं। ये असेंबलियां कम और मेरे ख्याल से ये ड्रामे स्टेज शो जो होते हैं ना, वो इसी तरह का। देखे आज इमरान खान साहब ने जिस तरीके से अपनी तकरीर की है उसमें सारी वही है जो पहले वो करते रहे हैं। रियासत मदीना की बात आज फिर उन्होंने की, चाइना से मुआवजा करते हैं, इंडिया से मुआवजा करते हैं। मैं ये समझती हूँ होना तो ये चाहिए था कि वजीर आजम को वो पाकिस्तान का बयान देना चाहिए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम होने चाहिए। बजट में हमें जो तरजीह देनी चाहिए थी वो ये था कि गुर्बत का खात्मा किया जाता, उसके लिए जो काम किए होते उस पर डिस्कशन की जाती। उन्होंने अपनी तकरीर में कोई बात नहीं की। और बाकी जो मैं ये चाह रही थी कि इमरान खान साहब बताते कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाती और ये कब होगी इस बारे में भी वो हमें आगाह करते, लेकिन ना वजीर आजम ने ना वजीर आला ने इस पे बात ही नहीं की। मैं ये हक बजाना समझती हूँ इस बारे में, ये गरीबों का नहीं, ये पता नहीं किन लोगों के लिए उन्होंने बजट पेश किया जिसको पास किया गया। मैं इकबाल साहब 2 मिनट सिर्फ मुझे दें। मैं ये समझती थी कि यहाँ पे आटा चीनी 50 रुपए किलो होती, घी 130-25 रुपए किया जाता और सब्जियां और जो मुख्तलिफ किचन आइटम थी उनको कंट्रोल में किया जाता, जो गरीब की पहुंच से अभी तो दूर से दूर होती गई हैं।
और वो उनकी तो पहुंच में आ जाती। मुस्लिम लीग कहा वाले जो हैं, जी जी, जिस तरह अभी आप बात कर रही हैं, जी जी, जब कोई बुरा वक्त आता है तो आप उनके लत्ते लेते हैं, उनकी टांगे खींचते हैं, जब हुकूमत की, तो आप चाहते हैं कि ये फंसे रहे तो हमारा काम बना रहे। अच्छा, बात ये है कि ये फंसाने वाली जो बात है ना, हमने हमेशा उनको कहा है, तनकीद की है कि महंगाई पे इमरान खान साहब कंट्रोल करें। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए आने वाले वक्त के लिए बुरी साबित होगी। जी राणा साहब, ये जो आज उन्होंने एक दो बातें जो की उस पर जरा स्टांस दीजिए। उन्होंने अमेरिका को आपके सामने ये कहा कि हम अड्डे नहीं देंगे, फिर ये दूसरी बात आई कि अब उन्होंने ये तकरीर में कहा, ये पॉलिसी बयान है कि अब डू मोर नहीं, अब नो मोर। और ये भी उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को यहाँ हिट किया जाता कि हम फिर क्या यूके में किसी को हिट करें। ये जो पुरानी पॉलिसी आपके दौर की थी, उन्होंने कहा जी चंद जो साबका हुकूमत ने फौजियों को इस जंग में इन्वॉल्व कर दिया, चूंकि वज़ीरान को हुक्म मानना होता है, इल्ज़ाम तो आप पर आ गया। बादशाह साहब गुजारा ये है, ये नौ दौलतिये, ये 2002 की असम्बली में अकलौता इमरान नियाज़ी PTI का मेंबर था और परवेज़ मुशर्रफ साहब के इत्तेहादी थे। काफ लीग कहाँ पे है? मियां आज़र साहब, जिसको बंदूक की नोक पर मुस्लिम लीग नून को तोड़कर काफ लीग बनाई गई थी, और इमरान खान और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो था ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ड्रोन हमलों में होता था। फिर ये आगे जब हुकूमत 2008 में होती है, ड्रोन हमले कम होते हैं। हमारा जब गवर्नमेंट आई उस वक्त भी कुछ थे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह बंद हुए। फिर दो इशू थे, एक एनर्जी क्राइसिस और दूसरा था दहशतगर्दी। 65,000 पाकिस्तानी शहीद होते हैं दहशतगर्दी में, 10,000 से ज्यादा लोग अफवाज पाकिस्तान के नौजवान बेटे शहीद होते हैं। तो चाहिए तो ये था कि इमरान खान की जो पार्टी, जिसके तल्लुकात तालिबान से थे, देखना मोहतरमा मैं तो मुखालफत उस वक्त भी कर रहा था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद होती हैं, या मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम शहीद होती है, तो मियाँ नवाज साहब ने APC बुलाई, जरदारी साहब को मिले, इमरान खान साहब को मिले, उसी तरह काफरी की लीडरशिप को मिलकर पूरी कौम को इकट्ठे करके 16 जून 2014 को ज़रब अज़ब का आगाज किया। आज पाकिस्तान पुरअमन है, बिजली अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 मेगावाट पैदा की। तमाम तर इशू होने के बावजूद हमने अपोजिशन को ऑन बोर्ड भी लिया, और जो इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी थी उसमें तमाम पार्टीज ने मिलकर को 80 के करीब मीटिंग की, और जो 2017 का एक्ट था उसमें एक फैसला हुआ। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं डिजिटल वोटिंग करा लूंगा, जो ओवरसीज हैं, ओवरसीज हमारे भाई हैं, लेकिन तरीकेकार तो असेंबली ने तय करना है, असेंबली से बालातर होकर। और दूसरे आप समझते हैं कि तरीका ठीक है या नहीं, तरीकाकार नहीं ठीक, तरीका गलत है, ये वारदातियों का तरीका है, क्योंकि ये आइन में अमेंडमेंट करना या किसी चीज की अप्रूवल देना ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, और इलेक्शन कमीशन जो तो अपोजिशन तो कहती है सिलेक्टेड है, नकम्मा है, नखटवन बात नहीं करनी। नहीं, नकम्मा है, सिलेक्टेड है, लेकिन कौमी इश्यूज पर मुस्लिम लीग आज उन्होंने कर दिया, कौमी इश्यूज पर मुस्लिम लीग नून ने भी बात की है, पार्टी ने भी की है, काफ लीग ने भी की है। और देखना ये कैसा इंसान है कि जो अपने इत्तेहादियों के साथ MOU करके, डिसीजन करके, कमिटमेंट करके उनके साथ भी वादे पर अमल नहीं करता। इसलिए मैं किसके साथ किया? मैं तमाम इत्तेहादियों की बात करता हूँ, काफली वालों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं काफली की बात भी करता हूँ, मैं बाकी पार्टी की बात करता हूँ। अभी जो मेरी बहन ने बात की, बड़ी अच्छी बात है, परवेज़ अली साहब का 1122 एक बड़ा अच्छा मनसूबा था, हम उसको ऑन बोर्ड करते हैं। और 1122 जब डिवीजन लेवल पर बना था, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया, फिर हमने तहसील लेवल पर बनाया। मेरे शाहकोट तहसील में बनी, ननकाना में बनी। हाईवे पुलिस को बंद कर दिया, हाईवे पुलिस नहीं सर, वजीराबाद बंद किया। नहीं सर, जो ट्रैफिक पेट्रोलिंग पुलिस है वो आज भी मौजूद है। हमने तो दौर में तेल नहीं देते उनको। नहीं, तेल तो किसने दे, नहीं तेल भी देती है गवर्नमेंट, देती है, हम जेब से नहीं देते, गवर्नमेंट देती है, तेल भी मिल रहा है, तनख्वाहें भी मिल रही है, नई गाड़ियां भी मिल रही है। इसलिए मैं करना चाहता हूं, ये गरीब मार बजट था, ये एक तालिब इल्म मार बजट था। आज तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीसें डबल हो चुकी है। इमरान नियाज़ी देखें, चेक करें, ये पंजाब के जो इस्लामी तालीमात की अमेंडमेंट में तब्दीली कौन करता है? ये गवर्नर साहब आप बताएं, या हमारा पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुजदार बनाए? ये कहां का तरीका है कि हमने स्टूडेंट्स के लिए 22
डिजिटल लाइब्रेरियां बनाई ताकि मासूम मुस्तहक बच्चे और बच्चियां घर बैठकर तलीम हासिल करें। जो कज़ाफी स्टेडियम में हमने वो लाइब्रेरी बनाई, वहां पर आप लड़के रह जाएंगे। पहले कोई खतून अव्वल है वो जाती हैं, विजिट करती हैं, हफ्ते बाद वहां पर प्लेट लगा देती है। ये कोई तरीका नहीं। हाँ, अच्छी बात है, मैं समझता बुजुर्ग ने दीन के नाम पर अगर आप पब्लिसिटी करना चाहते हैं तो वहां मनसूबा अनाउंस करें, मनसूबा बनाएं, लेकिन ये बात नहीं है कि एक चीज बनी हुई को अतार कर नई तख्ती लगा दी जाए। हम कहते हैं कि आप मनसूबे बनाएं, आप काम करें। अगर एक काम परवेज इलाही साहब ने किया है तो आज वो नाम जिंदा है। एक काम अगर पीओ पार्टी ने किया है वो नाम जिंदा है। और अगर मियां नवाज साहब देखना, सिंध के अंदर जब मियां नवाज साहब जाते थे तो पंजाब वहां की सूबाई गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेते थे। कराची से लाहौर मोटरवे बना तो वो कौमी मनसूबा है, और अगर लाहौर से सियालकोट मोटरवे बना कौमी मनसूबा है। लेकिन ये करते क्या है? 18वीं तरमीम उस वक्त नहीं अभी आई थी। 18वीं नहीं, ऐसे नहीं। 18वीं तरमीम तो आई हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम मजहबी और सियासी पार्टियों को लेकर, और अमेंडमेंट जब आप असेंबली में आपका पोजीशन लीडर ही नहीं जाता। जब ऐसा ना करें इकबाल शाह साहब, ऐसा ना करें। ये अल्फाज और तरीकेकार और ये तज़हीक का अंदाज मुनासिब नहीं कि जब परसों तारक शफी साहब फौत हुए हार्ट अटैक से, तो मियां नवाज शहबाज साहब इस्लामाबाद से वापस आए हैं, तो इस्लामाबाद खजाना खास। अच्छा, आप टैक्स चोरों की क्या बात करें? 2.5 करोड़ वाली क्या बात कर रहे थे? मैं ये कह रहा गलत है कि अगर चोर है तो चोर को पकड़ना नहीं चाहिए। नहीं, ये तरीका नहीं। सबसे बड़ी तो ये गवर्नमेंट चोर है। जो वीआईटी पेशावर 28 अरब का मंसूबा था तो 125 अरब का डाका मार के ले गए। ये आटा माफिया, वो समीउल्ला जो हमारी तरफ से एमपीए गया, वो मिनिस्टर फारग हो गया। उस्मान बुजदार जो 5 करोड़ रुपए ले लेता है शराब का लाइसेंस देने का, नैब टेकअप करती है। अब नैब भी भूल जाती है। आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपको नोटिस आ जाएगा। 100 दफा आए, लेकिन अगर 5 करोड़ का इल्जाम नहीं था, अगर बुजदार बेगना थे तो जिसने टेकअप किया, जिसने इल्जाम लगाया, पहले उनसे पूछे क्यों नैब ने बुलाया। और अगर बुलाया था तो फिर कानून सबके लिए एक जैसा होता है। वो रशीद शाह साहब हों या वो ख्वाजा आसफ हों या शहबाज शरीफ हों या हमजा शहबाज 2 साल जेल काट के आते हैं और आज उनको पूछा जाता है। और चीनी माफिया इमरान खान नियाजी, आपने जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया और उससे एनआरओ लिया, और अवाम रो रही है। चीनी 80 रुपए से 110 रुपए हो चुकी है। और अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आया, उन दो की शुगर मिल है। और 3 अरब की सब्सिडी जो थी वो तो जहांगीर तरीन और अपनी एटीएम मशीनों को दी। अब जुल्फी बुखारी जो रिंग रोड से अरबों रुपए लेके भाग गया, वो भी हमारे खाते में डाल दे। इसलिए इमरान ये सदा बात दोबारा रिंग रोड के 30 किलोमीटर आ जाए ना, आ जाए। मैं तो इसलिए करना चाहता हूँ ये माफियाज की गवर्नमेंट है। मनोहर रंजन भाई, जो जाहिर है असेंबली में तो बड़ी बड़ी बातें होती रही। 1500 बिलियन रुपया सिंध में डेवलपमेंट फंड पर खर्च हुआ है। को मनसूबा बता सकते हैं कि कौन सा मेन मनसूबा 1500 अरब में हुआ है? क्योंकि ये इल्ज़ाम तो गवर्नमेंट लगाती है कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध ने बिल्कुल छोड़ दिया काम करना, वो लांचों पर पैसे भर के बाहर ले जाते हैं। 900 अरब तो उन्होंने दिया ही नहीं था। पहली बात, 900 अरब तो दिया ही नहीं उन्होंने। 1500 अरब डेवलपमेंट फंड। ओ सर, कोई नहीं दिया। ये मुझे ये बताए दिया किसको उन्होंने? 900 अरब उन्होंने अभी भी देना है सिंध गवर्नमेंट का। 147 900 अरब उन्होंने अभी भी देना है। पहली बात है, एनएफसी के पैसे ना तो पंजाब को मिले, ना सिंध को मिले, ना किसी और सूबे को मिले। एनएफसी अवार्ड के पैसे तो मिले नहीं है, तो 1500 अरब को कहां की ये बात कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात है, इकबाल शाह साहब, आप प्लीज आप जाके देखें सिंध में आज भी वहां के हॉस्पिटल सिर्फ पंजाब से 70,000 पेशेंट का फ्री इलाज हुआ है, अपना ट्रांसप्लांट हुआ है, अपना लिवर ट्रांसप्लांट। केपीके का 45,000 फ्री ट्रांसप्लांट हुआ है अपना सिंध में। हमारे हॉस्पिटल वहां पे, इसे पूरी दुनिया मान रही है कि सिंध जैसा मेडिकल सिस्टम जिस तरह सिंध ने अच्छा कर लिया किसी सूबे में नहीं हुआ। एजुकेशन का निज़ाम इस वक्त सिंध में, एजुकेशन का निज़ाम जितना अच्छा कहीं भी नहीं है। हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम, सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम। सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम इन्होंने बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को चेंज कर दिया।
इन्होंने वो 8.5 लाख बंदा तो आपका वैसे नजायज ही ले रहा था पैसे। नहीं, हमारा बंदा तो नहीं ले रहा था 8 लाख बंदा, हमारा तो नहीं ले रहा था, हमारा तो कोई बंदा नहीं ले रहा था। बात ये है कि जब इंसान को काम कर रहा होता है ना, उसमें अच्छे बड़े उसमें ब्यूरोक्रेट भी थे जो पैसे ले रहे थे, लेकिन उनको हमने वॉश आउट की भी, उसको निकाला भी। अब सिंपल ये है कि अगर आप तनकीद करेंगे, सिंध कराची को कभी आप पानी देंगे? सिंध यानी कराची का समंदर जो है पूरी दुनिया फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट में पानी ले लेती है। इवन ग्वादर में पीसी होटल दे रहा है। क्या सिंध गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि कराची उनका हिस्सा है, बल्कि कहते हैं ये हब है फलाना है, उसको पानी क्यों नहीं देते? आरओ प्लांट लगे हुए हैं, कराची में भी लगे हैं आरओ प्लांट, ग्वादर में आरओ प्लांट लगे हैं, कहाँ नहीं लगा? ग्वादर में ग्वादर में गए आप? जी ग्वादर में मेरे पास पूरा उसका गए हैं, मैं आपको बताता हूँ पानी नहीं है। आप कब गए? मैं साल हो गए। खबर सबसे पहले उनके दौर का रही है 30 साल हुकूमत में, उस वक्त तो 5 तारीख को बीडीएम का इजलास हो रहा है, आपको पता है। उसमें अब कोई रह गई एक रमक, बाकी भी कौन कौन शामिल होगा असम्बली में? तो जो हाल है अवाम आपकी तरफ देख रही है कि ये लोग इकट्ठे थे, ज़ाहिर से हुकूमत को टफ टाइम भी, तो हुकूमत खुश होगी अब ये तो बिखर गए। तो क्या आइंदा अलग-अलग अलाइनमेंट आप कर रहे हैं किसी लोगों के साथ? देखिए जी, हम तो पीडीएम आपको एनआरओ मिल गया सिंध के लिए? नहीं, हमें तो एनआरओ कोई नहीं मिला। एनआरओ जिन्होंने दिए आपको पता है, लीमा खां को एनआरओ मिला, आपको पता है जिसको एनआरओ मिला, हमें तो एनआरओ नहीं मिला। न हमें एनआरओ की जरूरत है, न हम एनआरओ पे बिलीव करते हैं। हमने तो असूलों की सियासत की है। कहते हैं कि इन्होंने उस पर भी तनकीद किया कि भाई जो अपना वोट का हक है या इलेक्ट्रॉनिक सिलसिला है। देखिए जी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें तो दुनिया में कहाँ कामयाब है। अपना यूके में शुरू की, यूके ने हमारे साथ ताहिर महमूद साहब नॉर्वे से हैं, ये भी ओवरसीज पाकिस्तानी है और वहाँ साइंसदान भी हैं, नुमाइंदगी कर 10,000 हमारा साइंसदान, उनके ये चेयरमैन है। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इसी वक्त मौजूद पर बात हो रही है, इस वक्त नुमाइंदे तकरीबन सारी पार्टियों के बैठे हुए हैं। ये जो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वोट का हक आपको मिलना चाहिए डायरेक्ट, यानी यहाँ आदमी खड़े हो सकें, तो यहाँ एक कंट्रोवर्सी है कि क्या आपको चंद सीटें दी जाएं या वोट का हक दिया जाए? क्या मुतालबा है, किस तरह ये सेटल हो सकता है? आप अपना वहाँ क्या फीडबैक है आपका, लोग क्या सोचते हैं? जी, हम हमेशा जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे भाई हैं, चूंकि सारे ओवरसीज इन सबको रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ पीटीआई नहीं है, या मुस्लिम लीग भी है, या पीपल्स पार्टी भी है, और भी हैं। तो मकसद कहने का ये है कि हम एज ए पाकिस्तानी उसको एज ए नेशनल इंटरेस्ट का मामला सोचते हैं कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से मिले, हमारे साथ ट्रेड ना किया जाए, हमें इंडिपेंडेंट आपको इंटेलिजेंट लोग मिले, मुस्लिम लीग को भी मिले, पीटीआई को भी मिले, पीपल्स पार्टी को भी मिले, और मैक्सिमम उस रेशो में मिले जिसमें होने चाहिए। अगर ये 90 लाख के करीब हैं तो उसमें इनकी मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन हो, उसका इनको फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? वो इसलिए होगा, कहा तो ये जाता है कि ये जो ओवरसीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की वजह से या बाई पोस्ट भेजेंगे, उसमें फ्रॉड हो जाएगा। और ये है कि पीटीआई हुकूमत के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं डिजिटल मीडिया के, तो कर लेंगे। तो इसमें कोई आपके जहाँ नॉर्वे में किस तरह इलेक्शन होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से होते हैं या दूसरे तरीके से होते हैं? जी, यहाँ पे फिजिकल आते हैं, लेकिन आगे तो मशीनें ही होती हैं जो प्रोसेस करती हैं। वो मशीनों का ऑडिट हो सकता है, इंटरनेशनल ऑडिटर बैठे हुए हैं। हम एक बोर्ड बना सकते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, ऑडिट किया जाए, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम इनको सिग्नेटरी बना लेंगे कि अगर कल को गड़बड़ हो तो हम इसकी ओवरसीज पाकिस्तानी सारे गारंटी करते हैं कि हम ऑडिटर लाएंगे जिसमें आप भी हमारे साथ बैठ जाएंगे। अपोजिशन वाले भी सारे जो कहते हैं कि ये मशीनें ठीक नहीं है, भाई इन मशीनों को हम एवेल्युएट करते हैं। मशीन है ना जी, मशीन को चेक भी तो किया जा सकता है ना। मशीन मैन मेड है, आसमान से नहीं गिरी हुई, हमें उस मशीन नहीं। वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग है या मुस्लिम, ये कहते हैं कि जिस आदमी ने लंदन में हलफ उठाया हुआ है कि मलका की वफादारी का, तो वो यहाँ अजीज हैं, वो वोट दे ही रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर वो मुंतखब हो जाता है तो उसका पाकिस्तान में तो उसको नहीं पता हालात कैसे, किस तरह नुमाइंदगी करेगा, क्या करेगा? पहली चीज ये है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, मेरे हाल है ओवरसीज जितना जानते हैं शायद बहुत कम जानते हैं। हमें तो हर चौथे घर में जो कुछ हो रहा होता है, यहाँ सोशल मीडिया बिल्कुल बता रहा है, ये ग्लोबल विलेज बन चुका हुआ है। नारोवाल के हालात, वहाँ पे हॉस्पिटल के
स्कूल के, मुझसे पूछे, हो सकता है हमारे इकबाल भाई जो हसन इकबाल है उनको ना पता हो, मैं आपको गारंटी करता हूँ। चलो रुके जरा राणा साहब, अब ये इसका जवाब नहीं, मुस्लिम लीग नून ये आगे लगी है कि भाई ये फ्रॉड हो जाएगा। हसन इकबाल की बात इत्तेफाकन उन्होंने कर दी है। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि आप जरा मेहरबानी फरमाएं, हमने ये नहीं कहा कि ओवरसीज हमारे भाई हैं, हम में से हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस गवर्नमेंट को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो असल डिपार्टमेंट है या मैं समझता हूँ अदारा है, उनको ऑन बोर्ड लिए हुए बगैर ये शब्बे खून गवर्नमेंट का जो तरीका है वारदात है वो मुनासिब नहीं। हम कहते थे कि ये पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट्री लीडर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और पार्लियामेंट्री लीडर्स के लिए ये बात होनी चाहिए, उसके बाद वहां एक तरीकेकार बना दिया जाए। इसके बावजूद मियां शबाशी साहब ने कहा है कि कौमी असेंबली में सीटों का फैसला कर लिया जाए, कितनी देनी है, 5, 7, 10, 20 जितनी भी देनी है, डायरेक्ट ना हो, आप सीटें मखसूस से समझते हैं। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि सीटों की तादाद तो होगी ना, कि वो या तरीकेकार होगा कि हर सीट पर नहीं खड़े हो सकते। नहीं, अर्ज ये है कि अगर आपकी नवर भाई 210 सीटें हैं पाकिस्तान की, किसकी, 247 असेंबली की, 247 डायरेक्ट, फिर वो राज्य 347 बन जाते, 200 भाई 172 लगा 342 होगी ना। नहीं, वो टोटल डाल के है ना नॉमिनेशन की। मैं समझता हूं कि वो 270 या जितनी भी सीटें हैं, अगर हर आदमी खड़ा हो सकता है तो उसका भी तरीकेकार बनाना पड़ेगा, लेकिन हम समझते हैं कि मखसूस सीटें ओवरसीज कम्युनिटी के लिए बना दी जाए ताकि वही आए, उनकी सीटें को और ना ले, सेनेट में भी उसका तयन कर दिया जाए। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ना इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड ले रही है, ना कौमी असेंबली, आप अच्छी बात कर रहे हैं, और किसी को नहीं ले रही। वो मुझे थोड़ा सा जी मियां साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ मियां साहब हमारे जो हैं इस वक्त राणा अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा। ताहिर भाई, हम तो ताबेदार, हम तो समझते हैं कि आप तो हमारा असासा है मेरे भाई। जी 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 सर। अच्छा राणा साहब, उसमें मैंने ये अर्ज की है सर, जो बेस्ट वे है, देखें हमारी ओवरसीज की फेट के ऊपर बात होती है, हम ये नहीं कहते कोई भी पार्टी हमारे साथ सिंसियर नहीं है, बीच में एक दो आदमी हो सकता है पॉलिटिकल आदमी जिसके कुछ गलत मिस स्पेलिंग हो जाए, होते हैं मामलात, हम मानते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हमारी फेट की बात हो तो हम डेलीगेशन लेके आ जाते हैं, हम पार्लियामेंट में बैठ के आप पीपल पार्टी का क्या इसमें स्टांस है? देखो जी, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा से कहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो मैन पावर भेजी, और सऊदी अरेबिया में, सब यूएई में, कुवैत में, बाहर के मुल्कों में जाके एग्रीमेंट किया, और वही मैन पावर जो है वो आज इस मुल्क में जो आप बड़े दावे कर रहे हैं कि $27 बिलियन आ गया, ये वो भुट्टो साहब की देन ही है, पीपल्स पार्टी की देन है, हमारी पॉलिसी है। और हमने यहाँ तक जब हमारी हुकूमत आई तो हमने कोरिया के साथ भी अब एग्रीमेंट किया और मैन पावर वहाँ भी भिजवाई हमारी हुकूमत, जो 2008 में हमारी आई। एक मिनट, ये नजीबा बात करेंगे, आपकी क्या पार्टी की? बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन का हक होना चाहिए, वहाँ पे उनको पूरी तरीकेकार एक बना के उसको करना चाहिए। ये बात है, असल मसला ये है, कंफ्यूजन कहाँ है यहाँ पर? सॉरी ताहिर भाई, जो 25 जुलाई वाला था ना कि एक आरटीएस सिस्टम बनाया गया, फिर वो रात को बैठ गया, और उस पर आज तक कौम 3 साल से पूछ रही कि आरटीएस सिस्टम किसने बिठाया, किसका कंट्रोल था, वो क्यों बैठा, और वो 4-5 घंटे सब पार्टियों ने बात की और उसका जवाब नहीं मिला। इसलिए अर्ज करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको ऑन बोर्ड ले, हम हाजिर हैं, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड, तरीकेकार तय कर ले, जो तरीकेकार मिलकर बने, हम उस पर एग्री हैं। तो बहरहाल आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी ताहिर साहब ये इनको इन्विटेशन की है सबको कि आप मिल पर बैठ के मुझे बताइए कि इसके मसले को हल किया जाए, पर ये तो फिर आप तसल्ली हो गई ना जी। मसला हल उस वक्त होगा हजूर जब ओवरसीज पाकिस्तानी इंटेलिजेंट लोगों को लेके आते हैं, उसमें मुस्लिम लीग वाले भी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, पीटीआई वाले भी हैं, हम एक ब्रीफिंग करते हैं, हम उस मशीन का भी पूरा डाटा, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एनालिस्ट साइंटिस्ट हैं, वाल्वो के अंदर हमारा साइंटिस्ट काम करता है, इसी तरह फ्रांस में कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज में, हमें कोई मसला नहीं, आप वरी ना करें। पहला मिसाइल बनाते हैं तो गिर भी जाते हैं, वो हो गया, चलो सिस्टम हो गया, वो पुरानी बातें होगी राना साहब। अब जो है ना सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, अगर आप सब भाई हमारा साथ दें, सारे पॉलिटिशियन हमें ट्रस्ट करें, हम यकीन कीजिए कि वी आर नॉट पॉलिटिकल प्लेस,
ताहर भाई, हम तो चाहते हैं आप हमारे साथ हैं, आप इधर आएंगे, उधर बैठे होंगे तो पाकिस्तान के आप सफीर होंगे, एम्बेसडर होंगे। अब इशू ये है कि तरीक़ेकार तय हो जाए। हम तो समझते हैं कि जो आप प्रपोज करें हम उसके लिए हाजिर हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं ले रही, इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड नहीं ले रही, अदलिया हुकूमत तो कह रही है कि पार्लियामेंट सॉवरेंट है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ जाओ। आप नहीं, इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है, इलेक्शन कमीशन ने तो खुद कहा कि हमें आपके इस तरीकेकार पर इतराज है, और उन्होंने लेटर लिखा है। तो हमने भी ये लेटर लिखा है अपोजिशन लीडर ने, तमाम पार्टी ने, कि इलेक्शन कमीशन सबको बुला ले, बैठकर तयन तो करे तरीकेकार का, और तरीकेकार जो भी होगा हम साथ हैं, लेकिन हम समझते हैं कि तरीकेकार का तयन कर लिया जाए ताकि बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, और राणा साहब और नवरंजन साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और सुना जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि